हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। सो 3 आर्टिकल्स हैं जो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। थोड़ा लैंग्वेज वगैरह पर भी ध्यान देना, बाकी मैं चीज़ें समझाते हुए चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ में। तो हमारा पहला आर्टिकल यहाँ पर कैपिटल मूव के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर आरबीआई के जो रिसेंट चेंजेस हैं उनको थोड़ा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो एक्चुअली आरबीआई ने करा क्या है। आरबीआई ने ना जो रूल्स थे कि बैंक का एक्सपोजर कैपिटल मार्केट्स में कितना है, स्पेशली इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, उसको थोड़ा सा टाइटन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब एक्सपोजर बोलते हैं, देखो अगर मान लो मैंने लोन दिया किसी को 10 लाख रुपए का और ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, कोई कोलैटरल अटैच नहीं है, तो वो 10 लाख रुपए मेरे लिए बैंक का एक्सपोजर हो गए। समझ में आया। इन्वेस्टमेंट करा तो वो और एक्स्ट्रा मान लो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट और कर दिया तो 15 लाख का एक्सपोजर हो गया। इस तरीके से तो अब जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट कौन सा होता है, जिसमें हम डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज, इन सब की बात करते हैं। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि अब ये आपके पास में कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो बैकग्राउंड पढ़ते हैं पहले। आरबीआई ने यहाँ पर रिवाइज किए हैं रेगुलेशंस गवर्निंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से बैंक आते हैं? केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं साथ में। तो यहाँ पर जो लैंडिंग की जा रही है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज के लिए, उसकी बात हो रही है। और ये जो मूव है ये इन्होंने क्यों लिया है? एक शार्प सर्ज हुआ है लेवरेज इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में पैंडेमिक के बाद से। और जो बैंक का एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट में वो एक्सपेंड कर रहा है रैपिडली, जिसमें कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिस्टमिक रिस्क के कंसर्न्स हैं। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है कि अगर एक बैंक फॉल कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल बैंक्स पर इम्पैक्ट आएगा। अगर मान लो मार्केट क्रैश कर गया इक्विटी मार्केट, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट, या इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पर क्रैश कर गया तो उसका इम्पैक्ट किस पर आएगा? बैंक्स पर भी आएगा। सो प्राइवेट बैंक का जो एक्सपोजर है वो ग्रो कर चुका है सिग्निफिकेंटली, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी यहाँ पर अभी इंक्रीज कर रहे हैं अपनी लैंडिंग टू दिस सेगमेंट। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में ना आपके प्राइवेट फॉरेन बैंक हो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो बैंक आपके सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इन्होंने बोला कि जो बैंक्स हैं अब वो फाइनेंस नहीं करेंगे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग शेयर्स में। बैंक्स जो हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग शेयर्स में अब यहाँ पर फाइनेंस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये 100% अगर ये कोलेटरलाइज्ड है तो गारंटी दे सकते हैं, और एटलीस्ट 50% जो कोलेटरल है वो कैश में होना चाहिए। और यहाँ पर स्पेसिफिक हेयर कट्स की इन्होंने बात की है। तो एक बार इसको आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अभी बस इतना समझो कि यहाँ पर जो बैंक का एक्सपोजर है, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स में वो बढ़ रहा है, तो इसी की वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डर है। और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंशन तो करा है, बट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनका एक्सपेंशन एनी डे ज्यादा है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में। अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, तो बैंक क्या कर रहे हैं? लोन्स दे रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर्स को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, ताकि वो शेयर्स में ट्रेड करें, मार्जिन फाइनेंसिंग मेंटेन कर पाए। जो फ्यूचर आपने पढ़ा होगा, फ्यूचर में मार्जिन मनी होती है, तो उसको इनिशियल मार्जिन और यहाँ पर रिजर्व मार्जिन जो है उसको बचा कर रखें, और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में। अब अगर एक्सेसिव एक्सपोजर होगा तो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज मार्केट वोलेटिलिटी को ट्रांसमिट कर देंगी बैंकिंग सिस्टम में। देन आप देखेंगे लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सो लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या होगा? डेरिवेटिव्स अलाउ कर रहे हैं ट्रेडर्स को कि वो लार्ज पोजीशन लें विद रिलेटिवली स्मॉल कैपिटल। लार्ज पोजीशन का मतलब होता है बाय करना। अब कोई भी सामान खरीदोगे तो वो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ट्रेडर्स लार्ज पोजीशन लेते हैं और कैपिटल उनके पास कम है, तो वो क्या करेंगे? वो डेट लेंगे, लोन या फिर क्रेडिट लेंगे बैंक से, और फिर उसके थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। तो मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है। एक पर्सन है जिनके पास में यहाँ पर लेट अस से 1000 रुपीज का कैपिटल है, ठीक है, और इन्होंने एक शेयर में इन्वेस्ट करा। अब उस शेयर में जब इन्होंने इन्वेस्ट करा, शेयर 5% के लॉस में चला गया, तो इनके पास में 9500 रुपीज ही रह गए।
फाइन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक से 10,000 रुपीज का लोन ले लिया। जब इन्होंने 10,000 रुपीज का लोन लिया, अब 5% यहाँ पर हमारे पास में शेयर्स गिरे, ठीक है। 10,000 रुपीज का या छोड़ो 9,000 रुपीज का इन्होंने लोन लिया, 1000 इन्होंने अपने खुद के लगाए। अब इन्होंने पहले ये इनकी खुद की कैपिटल थी, ओन कैपिटल। अब ऐसा मानकर चलो कि इन्होंने 1000 न लगाकर 10,000 लगाए, तो 1000 तो इनके खुद के और 9,000 इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर 10,000 रुपए लगाए। 10,000 रुपए में जब 5% का लॉस हुआ, तो 5% के लॉस की वजह से आप देखेंगे कि इनके पास केवल 9,500 रुपए रह गए। अब 9,500 रुपए रह गए, तो जो वो 500 रुपीज थे वो क्या है, इनकी खुद की जो यहाँ पर नेट वर्थ है उसका 50% इन्होंने लूज कर दिया। और ये जो 9,000 है इस पर ये लोन भी का लिया है इन्होंने, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो इनकी कैपिटल कितनी जल्दी इरोड हो गई अपनी, वो हमें समझ में आया। तो अगर आप हाई लेवरेज लेते हो तो प्रॉफिट्स भी आपके एम्पलीफाई होते हैं और लॉसेस भी। इसके अलावा यहाँ पर जो सिस्टमिक रिस्क है वो इंक्रीज करता है जब हम इसको बैंक क्रेडिट के थ्रू फंड करते हैं। आरबीआई क्या कर रही है, यहाँ पर प्रिवेंट कर रही है बैंक्स को कि वो इनडायरेक्टली फाइनेंसिंग नहीं करे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की, और इंश्योर करे कि जो लेजिटिमेट ब्रोकरेज ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली कंटिन्यूड रहें। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग समझना थोड़ा सा। तो देखो, मान लो एक यहाँ पर शेयर होल्डर है, ठीक है। अब या फिर शेयर होल्डर भी मत लो, एक नॉर्मल पर्सन लेते हैं, मिस्टर कोई भी ले लो, चिंकू पिंकू पिंकू जो मन करे। तो यहाँ पर पिंकू को लेते हैं, ठीक है। अब पिंकू को ऐसा लगता है कि यार एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है और शेयर तो बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुका है, अंडर वैल्यूड है, कम से कम मतलब ये शेयर बिकना तो 100 रुपीज का चाहिए मार्केट में, और जो करेंट प्राइस है, करेंट प्राइस इसका केवल और केवल लेटेस्ट से 75 रुपीज है। तो पिंकू ने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक ऐसा करते हैं, 1,000 शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने 75,000 रुपीज के क्या करे, 1,000 शेयर्स खरीद लिए, कौन से, इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब जैसे ही ये शेयर जो है अपनी नॉर्मल वैल्यू पर पहुंचा 100 रुपीज पर, इनको लगा कि अरे वाह, यहाँ पर तो बात बन गई। अब इन्होंने क्या किया, 1,00,000 रुपए में बेच दिया, तो सीधे सीधे 25,000 रुपए का यहाँ पर इन्होंने फायदा कर लिया। तो पिंकू को ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग करनी है, कंपनी का मैनेजमेंट संभालना है ना, कंपनी में बस अपना प्रॉफिट कमाना है शॉर्ट टर्म में। ये क्या है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। समझ में आया। सो इंश्योर करेंगे कि जो लेजिटिमेट ब्रोकरेज ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली कंटिन्यू रहें। अब की रेगुलेटरी चेंजेस यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किए गए बाय आरबीआई, तो बैंक्स को बार करा गया कि वो स्टॉक होल्डर्स की जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं उनको फाइनेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बोला गया कि जो रिस्क है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी का वो बैंक की बैलेंस शीट के थ्रू सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो कोलेट्रल बेस्ड गारंटीज, अब यहाँ पर बैंक को बोला गया कि ठीक है गारंटी देनी है तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए आप तब दे सकते हो कि आपका जो ट्रेडर है वो कोई कोलेट्रल लेकर आए और आपको उस कोलेट्रल से बैकिंग मिल रही है। एटलीस्ट 50% जो कोलेट्रल है वो कैश में होना चाहिए, मीनिंग कैश में होने का मतलब होता है उसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करना आपको यहाँ पर पड़ेगा। इसके अलावा हेयर कट्स, मैंने आपको लास्ट कुछ आर्टिकल्स में समझाया था कि हेयर कट्स में क्या होता है। देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं हेयर कट में, एक होता है एक्सपोजर हमारा और एक होता है कोलेट्रल, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सपोजर की बात की जाए तो मान लो मेरा 10 लाख रुपए का एक्सपोजर है, ठीक है। तो मैंने उसमें हेयर कट लगा दिया, 10 लाख रुपीस का हेयर कट एक्सपोजर है, और मुझे अगर एक्सपोजर उसमें ऐड करना है, एक्सपोजर में हेयर कट ऐड करना है, तो मैंने लेटेस्ट से 1,000 रुपीज का हेयर कट लगाया तो उसे ऐड करेंगे। मतलब अगर बैंक ने 10 लाख का लोन दिया तो हम उसको दिखा रहे हैं कि 10 लाख 1,000 का लोन है, और अगर कोलेट्रल है तो कोलेट्रल की वैल्यू को कम कर देंगे। कोलेट्रल की वैल्यू को कम कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पर 1,000 रुपए का मार्केट वैल्यूएशन है कोलेट्रल का, तो हम इसको अपने बुक्स में 900 दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी है, प्राइस अगर कम भी हो गया तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और एक्सपोजर भी हम यहाँ पर ज्यादा दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हम थोड़ा यहाँ पर कंजर्वेटिव अप्रोच जो है
वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो अगर नहीं भी समझ आया ना तो थोड़ी फाइनेंस की मेरी जो क्लासेस हैं उनको देखना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है हेयर कट रिक्वायरमेंट सिक्योरिटीज पर, जिसको एक कोलैटरल की तरह लिया जाएगा ताकि प्रूडेंट वे में रिस्क मैनेजमेंट हो और एक्सेसिव लेवरेज को हम प्रिवेंट कर सकें। ऑपरेशनल लैंडिंग परमिटेड, तो बैंक जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग के लिए और सेटलमेंट मिसमैचेस के लिए। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर एक ट्रेडर की बात करूं तो उसको स्टॉक्स खरीदने हैं, उनके ऊपर उनको हैच करने के लिए उसने डेरिवेटिव्स भी खरीदे, फिर इनको यहाँ पर वेट करा वैल्यूएशन का, फिर जब यहाँ पर करेक्ट वैल्यूएशन हुई सेल करना हुआ तो उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रेडर का मेन काम क्या है, ट्रेड करना है स्टॉक्स में, तो ये उसका ऑपरेशन कोर ऑपरेशन में हिस्सा बना। ठीक है, क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग, तो हमें अगर क्लाइंट की मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, मार्जिन अकाउंट जो हमारे पास एक्सचेंज रेट पर होता है वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेटलमेंट्स में कोई मिसमैच हो रहा है तो उसके टाइम पर भी बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको ये थोड़े से टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और पता होने चाहिए। तो काफी सारे आरबीआई सर्कुलर्स तो हमारे इस तरीके से कवर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है ना, क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग में आप 100% अपफ्रंट अमाउंट नहीं दे रहे हो, वेदर एक परसेंटेज मार्जिन जो है वो कैश में या सिक्योरिटीज में कोलेटरल मेंटेन कर कर रखते हो, तो जो ब्रोकर होते हैं वो उसको यहाँ पर फंड कर देते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टर फेसिंग ब्रोकरेज एक्टिविटीज रिमेन अनअफेक्टेड। अब आती है बात मार्केट डायनेमिक्स और डेटा ट्रेंड्स की। यहाँ पर हमारे पास में मार्केट डायनेमिक्स और डेटा ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो ना इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड रुको, देखो मैं डेटा बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट बैंक का एक्सपोजर है वो है 1.9 लाख करोड़ रुपीस का। 1.9 लाख करोड़ रुपीस का तो प्राइवेट बैंक का है, और 85,000 प्लस समथिंग यहाँ पर 85,924 करोड़ रुपीस का पीएसयू बैंक्स का है। ठीक है, इतना एक्सपोजर इन्होंने अभी ले रखा है इस डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 82% ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो कर रहे हैं, मीनिंग एक्सेसिव लेवरेज किया जा रहा है बाय आवर ट्रेडर्स, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, राइट? तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास में जब मार्केट राइज करेगा तो बैंक्स ज्यादा लैंडिंग कर रहे हैं और ट्रेडर्स यहाँ पर ज्यादा लोन लेकर उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे, एंड रिस्क यहाँ पर साइलेंटली बिल्ड होगा। जिस दिन एक डेरिवेटिव मार्केट क्रैश कर गया उस दिन सडनली बैंक की जो बैलेंस शीट है वो खराब होने लग जाएगी। तो वो जो कैपिटल मार्केट का रिस्क है वो हमारी बैंक बैलेंस शीट को भी इरोड कर रही है। सो एसेट बबल्स जो होते हैं ना वो भी बहुत बार बैंक इस तरह से फंड कर देता है। सो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स में वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सचेंजेस पर वो भी शार्पली बढ़ रहे हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट शेयर रखता है डेरिवेटिव एक्टिविटी में, और जो इम्पोर्टेंस है रेगुलेटरी ओवरसाइट की वो हाईलाइट की जा रही है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स? जो प्रोप्राइटरी डेस्क है ब्रोकर्स की वो यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा चुकी है अपने। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रोकर्स बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक रिस्क कंटेनमेंट मेजर्स इनके लिए तो लेने पड़ेंगे, भाई रिस्क जो है वो कंट्रोल रहे। अब यहाँ पर इन्होंने बात की रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन की। तो आरबीआई के जो एक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो अर्लियर मेजर्स सेबी ने दिए थे, जिसमें इन्होंने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए 2024 में कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन जो हो रही है उसको कर्व करा जाए और रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। देखो, अगर एक्सेसिव स्पेकुलेशन होगी, डिमांड उन शेयर्स की बहुत बढ़ गई, सडनली डिमांड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स सप्लाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को लगेगा ये शेयर तो बहुत ऊपर जा रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, तो यहाँ पर उनका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ एक ओवरसाइट जो है वो कोऑर्डिनेटेड दिखाई गई है बाय आवर रेगुलेटर्स। ठीक है, अक्रॉस फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, वही चीज सेम। इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब हमारे पास में डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, उससे पहले आपको ये लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग समझ में आई ना, कि अगर स्टॉक ब्रोकर्स बोरो कर रहे हैं बैंक से ताकि ट्रेड करें डेरिवेटिव अपने खुद के अकाउंट से,
तो यही क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहलाएगा। और ये हाईली लेवरेज्ड है, वॉलेटाइल ऑफ कोर्स रहते हैं और मार्केट शॉक्स के साथ में सेंसिटिव है। तो अगर मार्केट क्रैश करेगा, ब्रोकर डिफॉल्ट करेगा, बैंक लॉस फेस करेगा और कंटेंजियन स्प्रेड हो जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हमारे पास में इसका डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं हमारे लार्ज क्लाइंट फोकस्ड ब्रोकर्स की। तो ब्रोकर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, ब्रोकर्स मोस्टली अनअफेक्टेड रहेंगे जो लार्ज ब्रोकर्स हैं, क्लाइंट फोकस्ड है, लेकिन स्मॉल ब्रोकर्स ये स्ट्रगल कर सकते हैं फुल कोलेट्रल प्रोवाइड करने में और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। बैंक का क्या होगा, जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग थी, ठीक है, उसमें बैंक्स का यहाँ पर स्पेक्युलेशन जो था, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में जो इनका यहाँ पर रोल था वो कम हो जाएगा, एक्सपोजर इनका लोअर हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा और शॉर्ट टर्म लैंडिंग इनकम जो है वो भी यहाँ पर इनकी कम होगी। अब ऑफ कोर्स अगर आप लोन दे रहे हो इनको, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट अर्निंग भी तो मिल रही है, तभी तो दे रहे हैं बैंक। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि प्यार है उन ब्रोकर से, तो वो भी इनकी कम होगी। अगर यहाँ पर एक्सपोजर मेरा कम हो गया तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरी इनकम भी कम हो रही है। देन स्मॉल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर जो इंगेज्ड हैं इनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड डिसरप्शन रहेगा, ऑपरेशनल फंडिंग इनके पास में अलाउड रहेगी। यहाँ पर जो हैवीली रिलाई कर रहे थे लेवरेज पर, चैलेंज फेस करेंगे, कोलेटरल रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्टर हो गई, तो जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो हमारी कम हो गई। मार्केट लिक्विडिटी, अब मार्केट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी तो रेगुलेटर्स इसको एक मॉडरेट वॉल्यूम रिडक्शन देखते हैं एज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में हेल्पफुल रहेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा कि अब एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन जो हो रही थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सडन क्रैश वो देखते थे वो उनके लिए अब कम होगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्लीकेशन, तो सबसे पहले जो सिस्टमिक रिस्क है वो आपका कम हो रहा है। अब सिस्टमिक रिस्क कैसे कम हो रहा है, तो देखो बैंक एक्सपोजर कम हो गया स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में, तो जो रिस्क था कंटेंजियन का वो मार्केट को डाउन टर्न करने पर, कि भाई मार्केट डाउन टर्न हुआ, कैपिटल मार्केट का लॉस हमारे स्टॉक ब्रोकर को आ रहा है और स्टॉक ब्रोकर से हमारे बैंकिंग सेक्टर में, वो खत्म हो गया या कम हो गया, लिमिटेड हो गया, खत्म तो नहीं बोल सकते, लिमिटेड हो गया। फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे अब कंजर्वेटिव मार्केट प्रैक्टिसेस की तरफ। तो जो कोलेटरल नॉर्म्स हैं वो ब्रोकर्स को यहाँ पर एनकरेज कर रही हैं कि स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट बनाओ और रिलायंस आप लेवरेज स्ट्रेटेजी को कम से कम रखो। बैंक रिस्क मैनेजमेंट इवोल्यूशन, तो एक ब्रॉडर शिफ्ट हो रहा है कंडक्ट बेस्ड और एक्सपोजर बेस्ड रेगुलेशन में फाइनेंशियल मार्केट्स के। जैसे हमने कंडक्ट रिस्क के बारे में कल का भी आर्टिकल पढ़ा था, अगर डेली इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना तो अपनी यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे। जो कल डेफिनेशन थी आज वो बेस बनकर एक नई चीज आपने सीखी, समझे। तो इसी तरीके से धीरे 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 फाइनेंस के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अलोंग विद दैट यहाँ पर एनालिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है आपका थिंकिंग का, राइट। चलो अब कुछ की टर्म्स हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अगर कोई फर्म करती है अपना खुद का कैपिटल यूज कर रेदर देन कि वो यहाँ पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रही है फॉर क्लाइंट्स। इसके बाद में यहाँ पर कोलेटरल हेयर कट आप देखते हैं, हमारे पास में रिडक्शन जो है वो अप्लाई होगा टू द वैल्यू ऑफ प्लेस्ड सिक्योरिटीज टू अकाउंट फॉर मार्केट रिस्क, जब हम डिटरमिन करेंगे लोन एलिजिबिलिटी को। मार्जिन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फंड्स हैं, ठीक है, वो बोरो किए जाएंगे ताकि हम सिक्योरिटीज को बाय करें और एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स यहाँ पर हमारे पास में कोलेट्रल की तरह यूज की जाएंगी। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट जो बैंक देता है लिंक्ड टू सिक्योरिटीज मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल मार्केट है, अगर केवल एक्सपोजर होता तो लोन गारंटीज और इन्वेस्टमेंट डन बाय बैंक हो जाता। समझ में आ गया एक्सपोजर क्या होता है। चलो अब यहाँ पर एग्जाम लेंस से समझते हैं हिडन लर्निंग ट्रायंगल्स। तो आरबीआई स्ट्रेंथन कर रहा है सेपरेशन बिटवीन बैंकिंग इंटरमीडिएशन एंड स्पेक्युलेटिव मार्केट एक्टिविटी, और यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कंसर्न बन गया।
वो चीज जो प्रोटेक्शन के लिए लेकर आए थे वही एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया, सोच रहे हो। तो यहाँ पर ब्रोकर्स बॉडी ये बोलते हैं कि भाई जो रूल्स हैं वो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को चेंज कर देंगे, लेकिन आरबीआई का मानना है कि कुछ फॉल हमारी वॉल्यूम में होना भी जरूरी है, ठीक है। सो हाई वॉल्यूम्स जो हैं वो ड्रिवन बाय लेवरेज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हेल्दी मार्केट्स होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसने यही दिखाया कि अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी और लेवरेज ले लिया जाता है ना तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पर नंबर्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड जो हुए थे पहले वो 512 करोड़ थे, ठीक है। 512 सीआर कब थे? फाइनेंशियल ईयर 2020 में थे। और अभी करेंटली कितना है? यही नंबर 10,329 करोड़ हो चुका है, ठीक है। कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोसिव ग्रोथ है ये रिटेलाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव, गेमिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग और राइजिंग सिस्टमिक लेवरेज हमें शो कर रही है। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने इस तरह के नॉर्म्स निकाले हैं ताकि हमारे जो यहाँ पर ट्रेडर्स हैं एक तो उनको बचाया जा सके, स्पेशली जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर इवन तो जो बैंक्स हैं वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे थे, उनका जो क्रेडिट था वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को अनेबल कर रहा था, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी थी। और सिमिलरली यहाँ पर जो एनबीएफसी हैं उनकी भी शैडो लैंडिंग साइकिल चल रही थी, मार्जिन फाइनेंसिंग रिस्क वो फेस कर रहे थे। तो आरबीआई क्रेडिट फ्यूल्ड स्पेकुलेशन को खत्म करना चाहता है। आगे समझ में? होपफुली क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पर एक कंक्लूजन दोगे आप तो वो कैसा दोगे? देखो, यहाँ पर अगर मुझे कंक्लूजन देना है ना तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा बोलना होगा कि आरबीआई के जो रिवाइज नॉर्म्स हैं, ठीक है, आरबीआई रिवाइज नॉर्म्स ऑन बैंक्स एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट एक कैलिब्रेटेड मैक्रो प्रूडेंशियल रिस्पॉन्स दिखाते हैं रैपिड एक्सपेंशन लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग का। अगर हम टाइटन कर देंगे कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स को, रिस्ट्रिक्ट करेंगे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की फाइनेंसिंग, तो सेंट्रल बैंक कर्व करेगा स्पेक्युलेटिव एक्सेस विदाउट डिसरप्टिंग द लेजिटिमेट मार्केट फंक्शनिंग। तो कुछ डिक्लाइन डेफिनेटली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में होगा, बट द मेजर्स स्ट्रेंथन सिस्टमिक रेजिलियंस, reduce credit risk transmission, reinforce the principle that financial markets must prioritize stability over speculative expansion। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना कंक्लूजन लिखना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आरबीआई एंड सेबी हाईलाइट करते हैं इवॉल्विंग रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव, दे कैन सिग्नल हेल्थियर मार्केट बिहेवियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाते हैं। थिंक बिफोर स्केलिंग अप एआई डेटा सेंटर्स, इंफ्रा स्ट्रेटेजी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, थोड़ा सा ना मैं आपको बेसिक बताती हूँ। तो अब इंडिया में यहाँ पर एआई समिट चल रहा है, ठीक है। आई थिंक कल खत्म भी हो गया था, तो यहाँ पर कल लास्ट डे था उसका। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब हमारी गवर्नमेंट बोल रही है इन एआई कंपनीज को कि आओ और इंडिया में डेटा सेंटर बनाओ। अब आपने शायद इस तरह की रील्स देखी होंगी सोशल मीडिया पर जहां पर वो क्लेम करते हैं कि आपका जो वाटर यूसेज है वो बहुत हाई है इन डेटा सेंटर्स में, ठीक है। वाटर यूसेज इन एआई डेटा सेंटर्स में बहुत हाई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर इम्पैक्ट बढ़ेगा। एक यहाँ पर स्टडी थी जिसमें कि इन्होंने बोला था कि एक मीडियम साइज जो डेटा सेंटर रफली अप टू 110 मिलियन यहाँ पर लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। 110 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर सॉरी पर ईयर फॉर कूलिंग पर्पस। तो बेसिकली ये कितना इक्विवेलेंट हो गया इनके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जो 1000 हाउस होल्ड की एनुअल वाटर यूसेज कैपेसिटी है उसके बराबर हो गया। सो कंजम्पशन ड्राइवर्स जो हैं वो अगर हम देखें इनको हाई पावर्ड एआई सर्वर्स होते हैं जिसको ठंडा रखने में ही बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है, और डायरेक्ट कंजम्पशन तो ये कर नहीं रहे, लेकिन मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, हाई इनडायरेक्ट वाटर यूसेज इन पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है हार्डवेयर की, इन सब में भी इसको यूज किया जा रहा है। सो यहाँ पर अगर हम अपने पास में इस तरह के डेटा सेंटर्स को बनाएंगे तो जैसे बाकी डेवलप्ड कंट्रीज पहले तो बहुत खुश थी लेकिन अब यहाँ पर सफर कर रही हैं, हम भी सफर कर सकते हैं। सो इंडिया वांट्स टू अट्रैक्ट एआई डेटा सेंटर्स। एट फर्स्ट ग्लांस कैसा लगेगा आपको?
कि अरे वाह, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होगा, डिजिटल ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनेगा, लेकिन नहीं। एआई डेटा सेंटर्स यहाँ पर पावर ग्रिड्स को रीशेप कर देंगे, वाटर सिस्टम्स को, फिस्कल पॉलिसीज को और नेशनल स्ट्रेटेजी को। जब आपके घरों में पूरा टाइम लाइट आ रही है ना, हो सकता है कल को आना भी कम हो जाए। तो यहाँ पर एआई डेटा सेंटर्स जो हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ना कि केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जो एआई है वो तो क्लाउड बेस्ड है। नहीं, मैसिव सर्वर्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स लगते हैं, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी लगती है और ह्यूज लैंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है वो यहाँ पर जितनी एक स्मॉल सिटी वाटर कंज्यूम करती है, उतनी तो इलेक्ट्रिसिटी ही अकेले ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है बाय वन हाइपर स्केल डेटा सेंटर, वो एक स्मॉल सिटी के बराबर है। और हमने देखा वाटर भी कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो है उसको एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी और लैंड अलोकेशन, इन सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये देखो तो इंडिया में कितना स्पेस है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर इंडिया का पुश टवर्ड्स global companies to build AI data centers reflect growing ambition to become a major player in artificial intelligence infrastructure. Large scale computing facilities are essential ताकि AI डेवलपमेंट हो, लेकिन जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है वो यही दिखाता है कि जो रैपिड एक्सपेंशन है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रेशर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, वाटर सिस्टम, लैंड यूज और पब्लिक फाइनेंसेस पर। तो ये एडिटोरियल बात करता है कि इंडिया को अपनी कंट्री से लर्न करना होगा, दूसरी कंट्री से, जिन्होंने इनिशियली तो स्केल किया और अब ये हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कोर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पर जो एआई डेटा सेंटर्स हैं वो एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। तो देखो, पहले हमारे पास में जैसे रोड्स या ब्रिजेस बनती थी, अब तो वैसा नहीं है। एआई के जो हार्डवेयर्स हैं वो आउटडेट बहुत क्विकली हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी साइकिल्स बहुत शॉर्ट होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारे लिए स्टैंडर्ड एसेट तो बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड एसेट्स तो बन जाएंगी। कैसे? देखो, एआई डेटा सेंटर है, कभी कभी क्या होता है बोलते में गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड बोल रही थी मैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एआई डेटा सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर करंट जीपीयूज के लिए बिल्ट है, ठीक है, जो कि इनएफिशिएंट बन जाएंगे अगले 5 से 7 साल में। तो होगा क्या, कैपिटल रिस्क हो गई, फाइनेंसिंग अनसर्टेनिटी हो गई और लॉन्ग टर्म का फिस्कल एक्सपोजर हमारे सामने रहेगा। तो फटाफट से यहाँ पर देखो, ये टेक्नोलॉजिकली ऑब्सलीट बन जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हैविली रिलाई करते हैं कूलिंग सिस्टम और वाटर रिसोर्सेज पर, और शेपिंग होती है प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज की इवॉल्विंग प्रायोरिटीज पर। तो इनका जो इम्पैक्ट है ये डिजिटल इकोनॉमी के बियॉन्ड जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में। एनर्जी और ग्रिड डिपेंडेंसी की बात करें तो मॉडर्न डेटा सेंटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं कंपैरेबल टू अ स्मॉल सिटी एंड ऑपरेट करेंगे कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पर पावर जनरेशन कैपेसिटी के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स के ऊपर और ग्रिड रिलायबिलिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी अलोकेशन डिसीजंस जो हैं वो लार्ज कंप्यूटिंग फैसिलिटीज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्कार्सिटी यहाँ पर प्रायोरिटाइज करेंगे। एक लेसन लेते हैं यूएस से। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस स्टडी दी गई है जिसमें ये बोलते हैं कि जो डेटा सेंटर्स हैं इन्होंने यूएस की इलेक्ट्रिसिटी का 4.4% यूज करा 2023 में। ठीक है, 2023 जब इतना ज्यादा एआई नहीं यूज हो रहा था, और ये अब यहाँ पर 10 से 12% तक पहुंच सकता है। अब अगर मैं बात करूं नेशनल एवरेजेस की, तो वो तो लोकल स्ट्रेस को भी हाइड ही कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है कि नदर्न वर्जीनिया डेटा सेंटर क्लस्टर है जिसमें कि वो 25% जो रीजनल इलेक्ट्रिसिटी है मोर देन दैट कंज्यूम कर रहे हैं। रीजनल इलेक्ट्रिसिटी का 25% से ज्यादा कंज्यूम कहाँ किया जा रहा है? डेटा सेंटर्स में, राइट? कहाँ पर? नॉर्थ वर्जीनिया में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो हाउस होल्ड्स के बिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ग्रिड्स अपग्रेड की जा रही हैं और जो हमारी टेक फर्म्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो एट द एंड रिसोर्स कंसंट्रेशन रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज में। तो यहाँ पर भी हम और भी केस स्टडीज पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि वाटर और लैंड रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं, कूलिंग प्रोसेसेस में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लगता है,
यहाँ पर एक्सटेंसिव लैंड और जोनिंग चेंजेस होंगे। इम्पैक्ट विजिबल होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट जो है वो लॉक्ड इन हो जाएंगी। ग्लोबल लेसन्स फ्रॉम अर्ली अडॉप्टर्स, तो डेटा सेंटर्स ने इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया था, जैसे कि डेंस क्लस्टर्स में। अब यहाँ पर यूटिलिटीज ने एक्सपेंड करा है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोस्टपोन करा क्लोजर ओल्डर पावर प्लांट्स का। अब यहाँ पर जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इन्होंने आयरलैंड का भी पॉलिसी रिस्पॉन्स बताया, तो देखो आयरलैंड का भी थोड़ा बताती हूँ क्या हुआ। आयरलैंड ने अलाउ कर दिया कि भाई रैपिड डेटा सेंटर ग्रोथ हो जाए हमारे यहाँ। डेटा सेंटर्स अब उनकी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसका 20% से ज्यादा कंज्यूम करने लग गए। अब यहाँ पर जो ग्रिड अथॉरिटीज थी उन्होंने न्यू कनेक्शंस को पॉज कर दिया। इस चक्कर में हाउस होल्ड्स को नए कनेक्शंस मिलने बंद हो गए। तो इवन जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके पास फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, वो जो छोटी कंट्रीज हैं, तो इंडिया का तो आपको हाल मालूम है। ग्रोथ यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझे। ग्रोथ मस्ट रिस्पेक्ट द कैरिंग कैपेसिटी। सो रैपिड ग्रोथ जो हो रही है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखा गया और अथॉरिटीज ने न्यू ग्रिड कनेक्शन देने भी की एरियाज में बंद कर दिए ताकि ग्रिड स्टेबिलिटी और क्लाइमेट गोल्स को मेंटेन रखें। लोकल रिसोर्स स्ट्रेन एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कूलिंग रिक्वायरमेंट्स में नॉर्मस वाटर यूसेज चाहिए। जैसे गूगल की फैसिलिटी ओरेगॉन में जो है वो 30% यहाँ पर लोकल वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट्स यूज कर रही है। जब सूखा पड़ गया, ड्रॉट्स आ गए, तब 30% लोकल वाटर यूज किया जा रहा है। तो कॉस्ट हमारी सोसाइटी के पास स्प्रेड हो रही है, वाटर शॉर्टेज हो रहे हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये कब दिखती है, जब प्रोजेक्ट्स हमारे लॉक इन हो चुके हैं। तो instances abroad show that water usage and infrastructure costs become apparent only after the large investments are made, shifting long-term costs onto local communities. अब इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इंडिया का कंटेक्स्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो एक प्योर मार्केट तो है नहीं। हमारे यहाँ सब्सिडीज होती हैं, डिस्कॉम्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा जाता है, पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन हो जाती है सप्लाई में। तो अब ये सारी चीजों में इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो इन्वॉल्व करता है क्रॉस सब्सिडाइज टैरिफ्स, फाइनेंशियली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लार्ज ऑलवेज ऑन डेटा सेंटर्स, ये रीशेप करते हैं प्रायोरिटी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी में, अफेक्ट करते हैं हाउस होल्ड्स और स्मॉल बिजनेसेस को। अब वाटर स्कार्सिटी रिस्क की बात करें तो बहुत सारी इंडियन सिटीज जो हैं वो ऑलरेडी सीजनल वाटर शॉर्टेजेस फेस कर रही हैं। तो अलोकेशन जो होगा वाटर का टू एनर्जी इंटेंसिव डेटा सेंटर्स वो सोशल और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस रेस कर रहे हैं। फिस्कल इंसेंटिव्स एंड पब्लिक कॉस्ट, तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस यहाँ पर ऑफर करती हैं, सब्सिडाइज पावर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो ओवर टाइम ये जो इंसेंटिव्स हैं ये यहाँ पर हमारे पब्लिक रेवेन्यूज को रिड्यूस करेंगे, जबकि जो बेनिफिट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे अमंग अ फ्यू लार्ज फर्म्स। तो हो क्या रहा है, हमारे पास में जब ग्रिड स्ट्रेस होगी तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाउस होल्ड को, फार्मर्स को, एआई फैसिलिटीज को, ऑफकोर्स एआई फैसिलिटीज को। तो जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ पर उसको गारंटीड पावर मिलती है, ठीक है। तो बाकी लोगों को शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी या हायर टैरिफ्स फेस करने पड़ेंगे, समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ पर जो फिस्कल इंसेंटिव्स और पब्लिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं, देखो कंट्रीज डेटा सेंटर्स को अट्रैक्ट कैसे करती हैं, कि हम टैक्स इंसेंटिव देंगे, सस्ती जमीन दे देंगे, चीप लैंड और सब्सिडाइज पावर्स दे देंगे, राइट। तो पावर्स पर भी सब्सिडी मिलेगी। इनिशियली तो ये इन्वेस्टमेंट नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत इंप्रेसिव लगेंगे। बाद में क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गई, जॉब क्रिएशन तो लेकिन लिमिटेड ही हुई। तो एक लो एम्प्लॉयमेंट, हाई कैपिटल इंटेंसिटी इन्वेस्टमेंट होगी और जो आरओआई है गवर्नमेंट्स के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू कैप्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। होस्टिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर एआई सिस्टम्स। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू कैप्चर ईएसआई की थीम रहती है, जिसमें कि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, वाटर दे रही है, लैंड दे रही है, रेगुलेटरी सपोर्ट भी दे रही है, लेकिन जो एआई मॉडल्स हैं
वो तो ग्लोबल फर्म्स के ही हैं। ओपन एआई के पास रहेगा, गूगल के पास रहेगा, मेटा के पास रहेगा। इंडिया को क्या मिल रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज तो अब्रॉड मूव कर गई। तो टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया ने यूजर्स और डेटा दिए, लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो थे प्रॉफिट्स तो कैप्चर उन्होंने ही किए, और इंडिया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बन गया, ना कि टेक्नोलॉजी ओनर बनेगा। सो यहाँ पर जो प्रोप्राइटरी मॉडल्स और डेटा ड्रिवन वैल्यू है वो तो ग्लोबल कंपनीज के पास ही रहेंगी। तो एक यहाँ पर होस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे रेदर देन अ टेक्नोलॉजी लीडर। ये बात करते हैं स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की। तो नेशनल सिक्योरिटी एंड डुअल यूज रिस्क, लार्ज एआई कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जो होते हैं वो कमर्शियल एआई में, सर्वेलांस में, साइबर ऑपरेशंस में यूज होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रूल्स, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये सब इम्पोज करती हैं। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर डुअल यूज पोटेंशियल है, मीनिंग ये तो कमर्शियल इनोवेशन और सेंसिटिव एप्लीकेशंस को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, जैसे कि सर्वेलांस या साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यहाँ पर और नेशनल ओवरसाइट क्रिटिकल बन जाएगी इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेगा। अब कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस इन्होंने हाईलाइट की हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे हम प्रॉब्लम पर एंड नहीं करेंगे, हम हमेशा एक वे फॉरवर्ड, एक सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि स्टॉप एआई ग्रोथ, हम क्या कहेंगे कि जो डेटा सेंटर्स हैं उनको एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह लेकर जाओ, ना कि केवल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग करो रिसोर्सेस की। देखो हमारे पास में यहाँ पर जो हिडन सब्सिडीज थी उनको अवॉइड करना होगा। प्राइसिंग जो है पावर की और वाटर की ऑनेस्ट वे में होगी। साथ में जो परमानेंट फिस्कल बर्डन था उससे हमें प्रिवेंट किया जाए, तो टाइम बाउंड इंसेंटिव्स देने हैं। इन्वेस्टमेंट्स को डोमेस्टिक कैपेबिलिटी के साथ लिंक करना है। तो इंडियन एआई इकोसिस्टम को बिल्ड करना है, ना कि हमें केवल यहाँ पर एक होस्टिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना है। तो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में टाइम बाउंड इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स और कंसेशंस टेम्पररी होने चाहिए, और यहाँ पर जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होगी उसके साथ टाइड रहेंगे। डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इंश्योर करेंगे कि जो होस्टिंग डेटा सेंटर्स हैं वो लोकल स्किल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिसर्च कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और इंडिजीनियस एआई सिस्टम। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करनी है, एनर्जी, वाटर, लैंड यूज पॉलिसीज अलाइन करें डिजिटल इंफ्रा के साथ में, ताकि लॉन्ग टर्म इम्बैलेंसेस को हम अवॉइड करें। इकोनॉमिक और गवर्नेंस इम्प्लीकेशन क्या है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पावर मार्केट और अर्बन प्लानिंग को रीशेप कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करेंगी कंपैरेटिव टू रिसोर्स कंजम्पशन जो ये करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिजाइन जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या एआई ग्रोथ स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेशनल कैपेबिलिटीज को, या प्राइमरी केवल ग्लोबल फर्म्स को ही बेनिफिट करेगा। तो एक ही टर्म्स हम यहाँ देखते हैं, एआई डेटा सेंटर, एक फैसिलिटी जिसमें कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है एआई ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए। ग्रिड रिलायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की वो मेंटेन करें स्टेबल पावर सप्लाई अंडर वेरिंग डिमांड कंडीशंस। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, एक नेशन की कैपेसिटी की वो कंट्रोल करें और डेवलप करें अपना खुद का डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। डुअल यूज टेक्नोलॉजी यहाँ पर सर्व करेंगे सिविलियन और स्ट्रेटेजिक या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और किस तरह से लिखा जाता है वो भी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इंक्रीजिंगली इंटरसेक्ट कर रही है एनर्जी इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल गवर्नेंस के साथ में। एआई डेवलपमेंट प्योरली सॉफ्टवेयर कंपटीशन से कंट्रोल कर रही है ओवर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्रीज होस्ट करती हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, दे मस्ट बैलेंस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन विद लॉन्ग टर्म रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पर एक ब्रॉडर शिफ्ट हो रहा है स्ट्रेटेजिक रेगुलेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, रेदर देन अनरिस्ट्रिक्टेड डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स अलोकेशन, डिजिटल सॉवरेनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एक्सटर्नलिटीज, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक फाइनेंस सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, इन सभी टॉपिक्स को आपका कवर करता है। ठीक है, तो जो अब अगर कंक्लूड करोगे तो कैसे करोगे? द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एआई डेटा सेंटर्स रिप्रेजेंट
not merely a technological opportunity, but a structural economic choice. While such infrastructure can accelerate India's digital transformation, it imposes significant demand on electricity, water, fiscal resources, regulatory capacity. International experience shows that long-term cost of data center expansion often exceed early projections, particularly when value creation remains concentrated with global technology firms. India must therefore adopt a calibrated approach, treating AI infrastructure as a strategic national investment, aligning incentives with domestic capacity building, ensuring that resource allocation reflects long-term economic and environment sustainability. ओके, क्लियर हो गया किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, सोशल मीडिया बैन फॉर माइनर्स, बैलेंसिंग ऑनलाइन सेफ्टी विद डिजिटल इंक्लूजन. दिस आर्टिकल इज पर्टिकुलरली व्हेन अभी यहाँ पर ना कल या परसों में जो फ्रांस के अभी आए हुए हैं ना मैक्रोन, तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो इंडिया है उसको अब बात करनी चाहिए इमैनुअल मैक्रोन ने कि भाई देखो अब इंडिया को ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. तो किस चीज के ऊपर कि सोशल मीडिया पर ना बैन लगाएं बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए. इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अपने देश का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर हम 15 साल के बच्चों तक के लिए यहाँ पर जो सोशल मीडिया बैन है वो लगा रहे हैं और आप भी इम्प्लीमेंट करो, सो दैट यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस ना क्रिएट हो. जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में इवन बहुत सारे तो बहुत ही मतलब बहुत ही हीनस क्राइम्स देखे गए हैं बाय दोस किड्स, और बेटर से यहाँ पर जो हमारे यहाँ टीनेजर्स हैं, ठीक है, तो माइनर्स आप बोल लो, तो अंडर 15 यहाँ पर इंडिया को बैन करने के लिए बोला गया सोशल मीडिया के लिए. और इनको इन्होंने बोला कि भाई देखो कीप एआई चाइल्ड सेफ, ठीक है. तो यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज पर इम्प्लीमेंटेशन होगा. बट यही आर्टिकल भी आपका इसी के बारे में बात करता है कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी और सोशल मोबिलिटी को हमें साथ में लेकर चलना है. तो ये आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि ये जो इशू है वो केवल सिंपली बैन वर्सेस अलाउ के बीच में नहीं है. इंडिया को ऑनलाइन सेफ्टी को डिजिटल इंक्लूजन और इकोनॉमिक मोबिलिटी के साथ लेकर चलना पड़ेगा. तो बहुत सारी कंट्रीज वेस्ट में जो हैं वो स्ट्रिक्ट बैन कर पाई हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स देखे गए, साइबर बुलिंग देखी गई, एडिक्शन देखा गया. लेकिन इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस जो है वो सोशल मोबिलिटी के बराबर है. समझ में आया? तो इंडिया में स्मार्टफोन्स केवल एनवायरनमेंट की डिवाइसेस तो रही नहीं है, डेवलपमेंट टूल्स हैं. आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ बैठकर, तो यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से कर रहे हो. तो चिल्ड्रन इन लो इनकम हाउसहोल्ड्स ऑफन एक्ट एज अ डिजिटल इंटरमीडिएरीज फॉर फैमिलीज. वो बताते हैं उनको कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, कैसे यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग का फायदा उठा सकते हैं. तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब की एक्सेस मिलती है. सो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन असिमेट्री को तो कम कर रही है और एजुकेशनल इनइक्वालिटी को भी. तो यहाँ पर आपके पास ASER का ना डेटा आया था. नाउ दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ASER की जो डेटा होती है अगर आप वो कोट करते हो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में तो अच्छा स्कोर आपको मिल जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास में इन्होंने बोला कि 34,745 रूरल यूथ इन्होंने यहाँ पर अपना एजुकेशन, ठीक है, डिजिटल और फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर सर्वे किया, जिसमें इन्होंने बताया कि देखो 86.8% जो लोग हैं वो स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, 25% जो है वो क्लास 2 का टेक्स्ट भी फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते, और यहाँ पर जो जेंडर गैप है डिजिटल स्किल्स में वो भी बहुत हाई है. लेकिन यहाँ पर हाई स्मार्टफोन ओनरशिप देखी गई 90%, ठीक है. तो जो ASER का डेटा है वो ये दिखाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फोन यूज तो कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन उनके पास बुक्स, कोचिंग या कंप्यूटर्स नहीं है. तो अगर एक ब्लैंकेट बैन लगा दोगे तो जो इनइक्वालिटी है वो भी इंडिया में बढ़ सकती है. तो अब एक बार यहाँ पर हम आगे का समझते हैं. इंडिया विटनेस कर रहा है ग्रोइंग डिबेट अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली दोज अंडर 16. Concern about digital addiction, mental health, online safety, amplified by policy discussions and economic commentary. इन्होंने prompt किया calls for stricter regulation. However, this article argues that इंडिया का जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करता है वेस्टर्न कंट्रीज से.
अगर ब्लैंकेट बैन लगा दिया तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली काउंटर प्रोडक्टिव सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास में कोर कॉन्सेप्ट हैं। डिजिटल एक्सेस एंड सोशल मोबिलिटी। तो इंडिया में स्मार्टफोन और इंटरनेट जो है वो टूल फॉर एजुकेशन बन चुका है, अपवर्ड मोबिलिटी बन चुका है, पर्टिकुलरली लो इनकम और रूरल हाउस होल्ड्स में। सर्वेज इंडिकेट करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन जो है चिल्ड्रन का वो स्मार्टफोन्स यूज करता है ताकि लर्निंग्स ले पाए। और ऑल्टरनेटिव यहाँ पर एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो उनके पास नहीं है, जैसे बुक्स, कोचिंग एक्सेट्रा। तो चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली एक्ट करते हैं एज डिजिटल इंटरमीडियरीज फॉर देयर फैमिलीज। कैसे? गवर्नमेंट वेलफेयर प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स या सर्विसेज को मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं हाउस होल्ड कम्युनिकेशन नीड्स को। सो एक स्ट्रिक्ट बैन अगर सोशल मीडिया पर लग गया तो वो इनएडवर्टेंटली रिस्ट्रिक्ट करेगा ब्रॉडर डिजिटल पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर शेयर डिवाइस इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि देखो वेस्टर्न में क्या होता है, पर्सनल डिवाइसेस जो है वो कॉमन है, फोन्स स्कूल्स में अलाउड है, इंडिविजुअल यूसेज बहुत हाई है, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिसी को ब्लाइंडली कॉपी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया की रियलिटी क्या है कि स्कूल्स तो बैन कर देते हैं फोन्स को ऑलरेडी, और 70% जो शेयर डिवाइसेस यूसेज देखा गया है लो इनकम हाउस होल्ड्स में, पूरी फैमिली एक ही फोन यूज कर रही है। और नेचुरल पेरेंटल सुपरविजन जो है वो तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही करता है। मम्मी लोग पूछते हैं पूरे दिन क्या कर रहे हो फोन में, फोन क्यों चला रहे हो, इतना क्या है फोन में, क्या दिक्कत है सिर्फ। तो यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जहाँ चिल्ड्रन ऑफन पर्सनल डिवाइसेस यूज करते हैं, इंडिया में हाई लेवल ऑफ शेयर डिवाइस है जो कि विद इन फैमिलीज यूज होता है। तो नेचुरल पेरेंटल सुपरविजन रहता है, कॉन्टिन्यूअस स्क्रीन एक्सपोजर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और कलेक्टिव डिजिटल एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा देखा जाता है। अब क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्लेटफॉर्म एक्सेस कर रहे हैं थ्रू शेयर्ड फोन्स, तो आउटराइट बैन्स जो है उनकी लिमिटेड प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस को कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड हो जाएगी। ऑनलाइन सेफ्टी बियॉन्ड सोशल मीडिया। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो जो बच्चे हैं वो अभी सोशल मीडिया के बियॉन्ड फेस कर रहे हैं रिस्क को। गेमिंग प्लेटफॉर्म, एआई चैटबॉट, मैसेजिंग एप्स, अनवांटेड कॉन्टेक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हार्म हो रहा है तो वो अक्रॉस द डिजिटल इकोसिस्टम हो रहा है। अब कोई एक प्लेटफॉर्म अगर आप यहाँ पर रेगुलेट भी करोगे तो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज हो जाएगा। मतलब अगर इंस्टाग्राम को बैन करा तो बच्चे गेमिंग चैट्स या प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे, तो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च ये दिखाती है कि रिस्क टू चिल्ड्रन आर नॉट लिमिटेड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलोन, अनवांटेड कॉन्टेक्ट्स ऑन गेमिंग प्लेटफॉर्म, एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, एमर्जिंग रिस्क फ्रॉम एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। तो रेगुलेशन यहाँ पर फोकस करेगा कि एक सेफर इंटरनेट इकोसिस्टम बनाए रेदर देन कि एक सिंगल कैटेगरी ऑफ प्लेटफॉर्म रखें। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DPDPA, ये तो आपको पता ही होगा, ये एक एक्ट आया था। सो यहाँ पर अब आप देखो ये बोलते हैं कि अपकमिंग इम्प्लीमेंटेशन जो होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स लाए जाएंगे, जैसे कि पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी वेरीफाइड वे में, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो होती है चिल्ड्रन के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, और प्रोफाइलिंग एंड पर्सनलाइजेशन जो है माइनर्स का उस पर भी लिमिट्स लगेंगी। जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक रेगुलेटरी शिफ्ट आएगा टवर्ड्स प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन विदाउट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने डिजिटल एडिक्शन एज पब्लिक हेल्थ इशू बनाकर कुछ रूल्स फ्रेम करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी है वो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन की जगह बिहेवियरल और हेल्थ रेगुलेशन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मेंटल हेल्थ पॉलिसी, यूथ डेवलपमेंट के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो पब्लिक हेल्थ फ्रेमिंग जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट डिजिटल एक्सेस के नहीं इग्नोर कर सकती। अब आपसे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया, इन्होंने वेरीफाइड पेरेंटल कंसेंट की जब बात की या रिस्ट्रिक्शन लगाने की टारगेटेड एड्स के ऊपर फॉर चिल्ड्रन या लिमिट किया पर्सनलाइजेशन को, तो इंडिया अब रिस्क बेस्ड रेगुलेशन की तरफ जा रही है रेदर देन केवल बैंस। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। फाइन। अब यहाँ पर कुछ कंपैरेटिव इंटरनेशनल
कंटेक्स्ट की बात हो रही है। सो यहाँ आप देखेंगे कि एडिटोरियल बोलता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर वाइड स्प्रेड फोन यूसेज जो है विद इन स्कूल्स, उसकी वजह से साइबर बुलिंग, एक्सेसिव ऑनलाइन एंगेजमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो इंडिया के स्ट्रिक्टर स्कूल पॉलिसीज हैं ऑन डिवाइस यूसेज, वो ऑलरेडी मिटिगेट कर रहे हैं कुछ इन रिस्क को। तो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लोकल रियलिटीज रेदर देन रेप्लिकेटिंग फॉरेन मॉडल्स। तो यहाँ पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड इंडस्ट्री क्या है? देखो, हमारे पास में ये एडिटोरियल बोलता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर केवल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है इस चीज की। जो टेक फर्म्स हैं वो भी सेफ्टी बाय डिजाइन आर्किटेक्चर लेकर आए, बेटर पेरेंटल टूल्स लेकर आए, स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट करें चाइल्ड प्रोटेक्शन की। तो प्लेटफॉर्म जो है वो एंगेजमेंट ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स पर बनते हैं। इंसेंटिव प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो एंगेजमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखने के लिए मिल रही है। सो एडिटोरियल यहाँ पर नीड फॉर स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, सेफ्टी बाय डिजाइन प्रिंसिपल्स अक्रॉस सोशल मीडिया, गेमिंग एंड एआई प्लेटफॉर्म, इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ पेरेंटल कंट्रोल टूल्स एंड एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म डिजाइन जो है वो इंश्योर करो। रेगुलेशन एक्सटेंड करेंगे टू ब्रॉडर डिजिटल इकोसिस्टम रेदर देन फोकसिंग नैरो ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बस सोशल मीडिया के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम को ध्यान में रखेंगे। ऐसा यहाँ पर फोन डिजाइन करेंगे जो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग रहेगा। पॉलिसी अप्रोच, द मिडिल पाथ। अब यहाँ पर एक मिडिल पाथ होगा, राइट? एक्सट्रीम्स में तो हम जाएंगे नहीं। तो इंडिया की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो डीपीआई के ऊपर चलती है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन एजुकेशन आप मुझसे पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा एग्जांपल है। फिनटेक अडॉप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। सो अगर एक स्ट्रिक्ट बैन लग गया तो डिजिटल लिटरेसी कम हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, और फ्यूचर वर्कफोर्स रेडीनेस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो डिजिटल एक्सेस जो है वो एक इकोनॉमिक इम्पेरेटिव है, ना कि केवल एक सोशल चॉइस है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट बैन एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी जिसमें एज एप्रोप्रिएट कंटेंट कंट्रोल रहेगा। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स बनेंगे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन होगा गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी के बीच में। तो यहाँ पर बोथ द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस एंड द नीड टू रिड्यूस देम, दोनों ही हमारे अप्रोच रिकॉग्नाइज कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ पॉलिसी ऑप्शंस बताते हैं बियॉन्ड अ बैन, जिसमें कि ये बोलते हैं कि भाई देखो, आप एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड्स बनाओगे, ठीक है? एल्गोरिथम एडजस्ट हो जाएगी माइनर्स के लिए, स्क्रीन टाइम रिमाइंडर्स, डिफॉल्ट लिमिट, तो ये सब चीजें चेक यहाँ पर लगाओ, तो टाइम यूज नजेस रहेंगे। सुपरविजन टूल्स को बेटर बनाओ, वेरीफाइड पेरेंटल डैशबोर्ड्स बनाओ, और साथ में यहाँ पर केवल सोशल मीडिया नहीं, गेमिंग और एआई को भी इंक्लूड करो, प्लेटफॉर्म वाइड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को डिजाइन करो। तो स्मार्ट रेगुलेशन की तरफ जाओ, ना कि ब्लंट रेगुलेशन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखते हैं हमारे इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशन। तो एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनके लिए हमारा जो ये डिजिटल एक्सेस है ये एक्सपोजर देता है लर्निंग टूल्स की तरफ, ऑनलाइन कोर्सेज, पब्लिक सर्विसेज। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर इकोनॉमिक अनेबलर की तरफ इनकी बन रही है। पब्लिक हेल्थ वर्सेस डिजिटल इंक्लूजन, नॉट ओनली बच्चे, पता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती है जिनकी लड़कियों की शादी जल्दी करा देते हैं उनके घर वाले, अब उनको कोई एग्जाम्स वगैरह देने हैं, वो चुपचाप चुपचाप अपने फोन से पढ़ते रहते हैं, राइट? और एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, एंड देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया एटलीस्ट। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स वी मस्ट सपोर्ट इट, राइट? तो यहाँ पर ना हमारे पास में वो जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सभी को इसकी बहुत जरूरत है। आपको पता है बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो वो चुपके चुपके से यहाँ पर फोन से पढ़ाई कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग उन बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? तो सभी तो गलत काम करने के रास्ते पर नहीं आ गए हैं। अब ये बात करते हैं पब्लिक हेल्थ वर्सेस डिजिटल इंक्लूजन। तो डिजिटल एडिक्शन जो है वो एक पब्लिक हेल्थ इशू है जो कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अनेबलिंग सोशल मोबिलिटी को ओवरलुक कर सकता है। डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की बात करें तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक चाइल्ड सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाए जिसमें कि इनोवेशन, इंक्लूजन और प्रोटेक्शन करें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो
इसको समझते हैं। डिजिटल एक्सेस अगर ग्रोथ के लिए करनी है तो चाइल्ड सेफ्टी, सोशल मोबिलिटी, मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन गोल होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट गोल हमारा इनोवेशन है तो प्रोटेक्शन गोल हमारा रेगुलेशन होना चाहिए। तो इंडिया की जो पॉलिसी चैलेंज है वो इंक्लूसिव है, लेकिन अभी भी हमें सेफ डिजिटल इकोसिस्टम्स की तो जरूरत है। तो डिजिटल इंक्लूजन क्या है, कुछ की टर्म्स एक्सप्लेन है, उनको पढ़ते हैं। इंश्योर करना है इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। सेफ्टी बाय डिजाइन, डिजाइन करो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि बिल्ट इन करेंगे सेफ गार्ड्स टू रिड्यूस हार्म एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल यूजर्स। फिर यहाँ पर पेरेंटल कंसेंट मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो लार्ज लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ताकि हम ऑब्टेन करें वेरीफाइड अप्रूवल फ्रॉम पेरेंट्स बिफोर प्रोसेसिंग चिल्ड्रंस डेटा ऑनलाइन। शेयर डिवाइस यूसेज, एक हाउस होल्ड प्रैक्टिस जहां पर मल्टीपल मेंबर्स सेम स्मार्टफोन या डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर एग्जाम लेंस। तो ऑनलाइन सेफ्टी डिबेट्स इंक्रीजिंगली इंटरसेक्ट करती हैं आपके डिजिटल पब्लिक पॉलिसी और सोशल मोबिलिटी कंसर्न्स के साथ में। इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम डिफर करता है वेस्टर्न मॉडल से क्योंकि शेयर डिवाइसेस है, एजुकेशन ड्रिवन इंटरनेट यूज है। रेगुलेशन यहाँ पर मूव कर रही है टवर्ड्स प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन रेदर देन आउटराइट बैन्स। एआई, गेमिंग, सोशल मीडिया ये कन्वर्ज करते हैं इनटू अ ब्रॉडर चाइल्ड सेफ्टी गवर्नेंस चैलेंज। ठीक है, अच्छा आज के लिए बस इतना ही है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा गाइस हमारा आरबीआई का कोर्स लाइव है जिसमें हम आपको फेज 1 में केवल जीए प्रोवाइड करते हैं और फेज 2 में फुल कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जितनी भी पीडीएफ आपकी जीए करंट अफेयर से रिलेटेड है वो तो डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल है, लेकिन फेज 2 की पीडीएफ हम आपको डाउनलोडेबल या प्रिंटेबल नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फेज 2 का जो फुल कंटेंट है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज हाइलाइटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर हम आपकी ऑल्टरनेट डे प्रैक्टिस भी करवाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें कि यहाँ पर ये ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, फॉर्डर मटेरियल रहता है, 25 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, 5 ईएसआई ऑब्जेक्टिव, 5 ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 5 फाइनेंस ऑब्जेक्टिव और 5 फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस हैं स्टैटिक से रिलेटेड वो आपको और करंट अफेयर से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं। कोई भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस को अपडेट करती रहूंगी। इसके अलावा 10 फुल लेंथ फेज 1 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जीए के लिए, और मंथली सीए मैगजीन जिसको हमने 6 पार्ट में पीआईबी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस न्यूज, इसके अलावा आरबीआई सेबी नाबार्ड के सर्कुलर्स अलग से, रिपोर्ट्स और स्कीम्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 150 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपको मंथली सीए के लिए भी मिल जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर हमारे इन कोर्सेज के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।